हाय गाइस, माय नेम इज़ भरत। आज हम लोग सेल के बारे में और नई नई चीज़ें सीखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है या कहलाती है। तो ये सेल जो कि लाइफ की बेसिक यूनिट है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये देखते हैं। तो सेल जो होती है, यहाँ पर दो डायग्राम आपको अपीयर हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। एक एनिमल सेल का है और एक प्लांट सेल का है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन दिखती हैं। अभी जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन चीज़ों या इन कंपोनेंट को, इन सेलुलर कंपोनेंट्स को हम लोग नाम देते हैं किसका? ऑर्गेनेल्स का। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं वो देखते हैं। भाई हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं। हार्ट ब्लड पंप करने के लिए है, स्टमक फूड डाइजेस्ट करने के लिए है, लिवर बाइल सॉल्ट बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स हमारे उसमें, हमारी बॉडी में अलग अलग काम कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गन तो नहीं, इन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, एनर्जी बनाता है सेल के लिए। तो अलग अलग कंपोनेंट हैं सेल के, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट हैं सेल के, वो एक फ्लूइडिक सब्सटेंस में, एक फ्लूइड के अंदर डूबे हुए हैं, और इस सारे फ्लूइड को, इन सारे कंपोनेंट्स को एक जो चीज़ है, जो एक स्ट्रेची मेम्ब्रेन कह सकते हैं, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बलून टाइप का स्ट्रक्चर है, उसने अपने अंदर समा रखा है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि मान लीजिए एक बलून ने अपने अंदर पानी को घेर के रखा हुआ है, ओके। तो उसी टाइप से उस बलून ने जैसे पानी को रखा हुआ है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सारे के सारे साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनेल्स को रखा हुआ है अपने अंदर समाकर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की बाउंड्री डिफाइन करती है। तो सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है, जिसे कि सेल वॉल का नाम देते हैं। तो अभी प्लांट सेल को हटा देते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर एनिमल सेल की, ये मिलके किस चीज़ से बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड्स, यानी कि फैट्स, एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। होते तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फैट और यानी कि फैट यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन मेन कंपोनेंट है इसका। अच्छा, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। इनफैक्ट ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इसी की वजह से अमीबा अपना खाना अंदर अपनी बॉडी के बहुत आसानी से ले लेता है, जैसा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा को सेंस हुआ कि यहाँ पर खाना है, तो क्या करा उसने? अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे एक्सटेंड किया, चारों तरफ से बाउंड्री बना ली उस खाने की तरफ, और क्या करा? उसको अपने अंदर ट्रैप कर लिया, एक वैक्यूल बना लिया, एक खाली स्पेस बना लिया, और बॉडी में ले आया उस खाली स्पेस को, और उसके साथ साथ जो उसका फूड था, फूड पार्टिकल भी उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। अब क्या करेगा अमीबा? उसके अंदर जो नया नया उसने वैक्यूल या खाली स्पेस बनाया है ना अपनी बॉडी के अंदर, इसके अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देगा, और जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकाल लेगा ये। तो इस टाइप से खाने को अंदर लेने को अमीबा के हम लोग नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है?
जो अमीबा अपनी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके फूड को, खाने को अंदर ले रहा है ना, उसको, उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, और क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो साइटोसिस। ऐसे ही इस प्रोसेस का उल्टा एक्सोसाइटोसिस भी होता है, जिसके अंदर की जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाले जाते हैं। अच्छा, ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ऐसा नहीं है कि ये डेड पार्ट ऑफ सेल है, ये एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारे के सारे कंटेंट यहाँ पर बिखर जाएंगे। जैसे कि बलून होता है, बलून को हल्का सा प्रिक करो तो सारा का सारा पानी बिखर जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सारी चीज़ों को बांध कर रखा हुआ है, अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हुई, सारी की सारी चीज़ें ब्रेक हो गई। तो बहुत ज़रूरी है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये पूरी की पूरी चीज़ों को अपने अंदर समा कर रखे हुए है। ये एक टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल कह लो या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल कह लो। मतलब क्या होता है इसका कि भाई, अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में, इंपॉर्टेंट ऑफिस में जाना हो तो आप क्या करेंगे, अपना आईडी कार्ड वगैरह लेकर जाएंगे। अगर वहाँ पर आप जाने योग्य होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी होगी, तो उस आईडी कार्ड को चेक करके वो सिक्योरिटी गार्ड आपको गेट से अंदर भेज देगा, नहीं तो आपको वहीं से वापस भगा देगा। तो जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड उस गेट की रखवाली करता है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी इनसाइड ऑफ सेल की रखवाली करती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी और बाकी चीज़ों को स्टॉप करके बाहर ही रोक देगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल है। क्यों? बिकॉज इट सिलेक्टिवली सेंड्स एंड रिसीव थिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ओके, अच्छा, अब जब परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अगर चीज़ों को अंदर जाना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी सेल के अंदर जाना होगा या सेल से बाहर आना होगा, तो कैसे आएंगी? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन वही वाला डिफ्यूजन है जो आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में पहले ही देख लिया है। तो डिफ्यूजन में याद दिलाता हूं क्या होता है। कोई भी फ्लूइड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उस मूवमेंट को, फ्लूइड की उस मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन का। जैसे कि अगर इस रूम में, इस कोने में एक इंसेंस स्टिक जला देते हैं, एक अगरबत्ती जला देते हैं, या फिर मैं यहाँ पर हल्का सा परफ्यूम स्प्रे करता हूँ, तो पूरे कमरे में, पूरे घर में महक हो जाएगी। कैसे? एयर के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ वहाँ भागते हुए हर कोने में पहुँच ही जाएंगे। इसी कारण से, क्योंकि एयर और वाटर जो भी फ्लूइड होते हैं ना, यानी कि लिक्विड और गैस, वो हमेशा डिफ्यूज़ करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर ये अमीबा सेल है, अमीबा सेल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो डिफ्यूज़ होके अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, सेल ने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई सेल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं और इसी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। तो ये पहले भी पढ़ा हुआ है, अब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। अब एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका केस बहुत स्पेशल है और वो मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर भी ऐसे ही डिफ्यूज करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आ जा सकता है और इसकी मूवमेंट को, इसके डिफ्यूजन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। इसके डिफ्यूजन को नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस का। ठीक है,
तो ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन वाटर पासिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पास हो गया जब ये वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, दो केस होंगे। तो जो मूवमेंट होगी, उसका पैसेज जो होगा वाटर का, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। और ये ऑस्मोसिस दो टाइप का हो सकता है, या तो एंडोस्मोसिस होगा या फिर एक्सोस्मोसिस होगा। या तो वाटर सेल के अंदर जाएगा, इनसाइड जाएगा तो एंडो, और अगर बाहर आएगा, आउटसाइड आएगा तो एक्सो। अब ये कब कब बाहर आएगा, कब कब अंदर जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी ये सेल है और ये है इसका एनवायरनमेंट। अगर इसका एनवायरनमेंट या इसके एनवायरनमेंट में, जो कि नॉर्मली एक फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है, लिक्विड या गैसियस एनवायरनमेंट हम लोग मानते हैं, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो तीन टाइप के केस यहाँ पर हो सकते हैं। तीन बीकर लेते हैं और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल घर की चीज़ों को लेकर, जो कि आपके घर में अवेलेबल होंगी, उन्हीं चीज़ों को लेकर। तो आपको करना क्या है कि तीन ऐसे बीकर, मैं कह रहा हूँ बट बीकर ज़रूरी नहीं है, तीन आप कटोरियाँ ले सकते हैं। तो सबके घर में कटोरियाँ होती हैं किचन में, तो ग्लास बाउल ले लीजिए, कटोरियाँ कह लीजिए, वो आपको लेनी है। एक में आप क्या करेंगे, जस्ट वाटर डालेंगे पहली वाली में। दूसरी वाली में आप क्या करेंगे, बहुत बहुत सारा शुगर यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व करके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हो सकता है वाटर में डिज़ोल्व करके आप रखेंगे यहाँ पर दूसरी वाली में। और इस तीसरी वाली में आपको क्या करना है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वाटर, शुगर और थोड़े से ग्रेप्स की ज़रूरत होगी आपको, तो क्या करना, यहाँ पर ग्रेप्स लेना थोड़े से, और मिक्सर में उन ग्रेप्स को अच्छे से चला के उनका हलवा बना देना, क्रश कर देना उनको। और फिर जो बनेगा ना, बहुत ही विस्कस टाइप का आपके पास फ्लूइड, उसको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर तो हो गया भाई वाटर, यहाँ पर हो गया वाटर प्लस थोड़ा बहुत शुगर, और यहाँ पर है ग्रेप्स या फिर ग्रेप्स क्रश कह देते हैं। अब देखो, यहाँ पर तीन टाइप के आपने सॉल्यूशन बना दिए हैं। ग्रेप्स को अगर हम लोग अपनी सेल मानते हैं, तो दो दो दाने ग्रेप्स के यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे। अच्छा जी, अब होगा क्या, ये ग्रेप्स जो हैं ये है हमारी सेल, और ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो सॉल्यूशन है, ये है उसका आसपास का एनवायरनमेंट। वाटर अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, या कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन कितना है इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इस चीज़ पर। तो देखिए, पहले केस में जब वाटर ही वाटर है, शुगर है ही नहीं बाहर एनवायरनमेंट में, तो होगा क्या, सेल के अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर ही वाटर है, तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है वाटर का, बाहर, लोअर कहाँ है, अंदर, तो वाटर अंदर की तरफ जाएगा। तो पहले केस का जो सॉल्यूशन होगा, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, वैसे तो सॉल्यूशन कह लो या सिर्फ प्योर लिक्विड, प्योर वाटर ही रखा है आपने, तो सिर्फ वाटर ही कह सकते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हो आप। तो हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, हाइपोटोनिक के केस में होता है भाई एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस का मतलब भाई यहां पर बाहर से वाटर अंदर जा रहा है। अब बाहर से वाटर अंदर जाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा, 10 मिनट बाद ना, ये जो प्रीवियसली ऐसे दिख रहे थे ना, ये ग्रेप्स इतने बड़े बड़े दिखने लगेंगे आपको फूल कर। क्यों, क्योंकि वाटर उनके अंदर जाएगा और उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेल कर देगा, टर्जिड कर देगा, इसलिए। दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है, जिसमें कि शुगर आपने ढेर सारा डाला है, वाटर बहुत ही कम है, ये बन गया भाई आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर बहुत कम है, और अगर सेल के बाहर वाटर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर जाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर बाहर निकलेगा। और जब ऐसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर निकलेगा वाटर, तो एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस का मतलब ये है वाटर सेल से बाहर निकलेगा। और जो पहले आपने ग्रेप्स ऐसे रखे थे, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? श्रिंक होकर ऐसे हो जाएंगे भाई, वाटर इनका निकल गया बाहर एनवायरनमेंट में। तीसरे केस में आपने ग्रेप्स लिए थे, उनका ही कुछ क्रश बनाया था, तो जितना वाटर बाहर है उतना ही अंदर होगा, क्योंकि सेम ग्रेप्स है, ठीक है। 2-4 मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अंदर, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेप्स का ही आपने क्रश बनाया है, और इसमें जब क्रश बनाकर ग्रेप्स का आपने ग्रेप्स डाले हैं, तो ये सॉल्यूशन बना है आपका भाई आइसोटोनिक। ना यहाँ पर वाटर ज़्यादा है ना कम है, उतना ही है जितना सेल के अंदर है। तो यहाँ पर ना एंडोस्मोसिस होगा ना एक्सोस्मोसिस होगा, यहाँ पर नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगी। और जब नो नेट मूवमेंट है, मतलब ये नहीं है कि भाई वाटर अंदर नहीं जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा, मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल अंदर गया तो एक मॉलिक्यूल बाहर आ गया वाटर का, तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, नेट मूवमेंट नहीं हुई है। लेकिन इन दोनों में हो रही थी। तो जब एंडोस्मोसिस हुआ तो क्या हो गई? सेल टर्जिड हो गई थी, बहुत ज़्यादा फूल गई थी, या फिर स्वेल हो गई थी सेल्स जो हैं। और जब ऐसा होता है ना एनिमल में, अगर एनिमल सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप डाल दोगे ना, तो बर्स्ट हो जाती हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल नहीं होती हैं, काफ़ी हद तक बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है जो कि एक ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई करती है और सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। तो आई थिंक इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी है सिलेबस के हिसाब से। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।